नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री जी क्लासेस कोटा में आपका साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं विकास कुमार, जो कि डेली करंट अफेयर्स के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, आपका दोस्त एंड होस्ट। और मैं लेकर आता रहता हूं आपके लिए देश दुनिया की बेहतरीन खबरें, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। दोस्तों, हम करते हैं आज के सेशन स्टार्ट। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आज पढ़ेंगे हम आज की मोटिवेशनल लाइन, जो कि हमारे पास रहने वाली है। आज की मोटिवेशनल लाइन: परिस्थिति कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने के लिए दम रखते हो। आप खुद ही एक ऐसी चीज़ हो, आप ही खुद ऐसे आदमी हो जो आपकी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। और आपकी लाइफ चेंज कैसे होगी दोस्तों? आपकी लाइफ चेंज होगी मेहनत करने से। आप जितना मेहनत और संघर्ष करोगे खुद के साथ, जितनी बेहतरीन आपकी क्षमता लगाकर, जितनी भी आप में क्षमता लगा सकते हो, उतनी क्षमता से आप मेहनत करोगे। उन मेहनतों उसी मेहनत से आप क्या करोगे? अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे और आने वाले सभी एग्जाम्स आपके लिए आसान बनते जाएंगे। किसी भी आपको परिस्थितियों का बहाना नहीं लगाना कि मेरे ये कमी है, मेरे वो कमी है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लाइट नहीं आ पा रही है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है या मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा है। फैमिली बैकग्राउंड तो दोस्तों आपको पता है, APJ अब्दुल कलाम जो थे पूर्व राष्ट्रपति, उनका भी फैमिली बैकग्राउंड क्या था? बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन उन्होंने परिस्थितियों का सामना करते हुए देश के राष्ट्रपति बने और एक सुपर वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारी 5 मिसाइल का भी निर्माण किया था। और हम बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। और आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं, हमारा आज का सेशन पढ़ने वाले हैं। आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ करंट अफेयर्स लेकर, विकास सर। और हम पढ़ने वाले हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, हम पढ़ने वाले हैं। और आज के पहले प्रश्न की हम बात करते हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। हम करते हैं दोस्तों, आज का क्वेश्चन है, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नामक डिटेक्टर किसने विकसित किया है? तो अभी हाल में जो ऑनलाइन जो फरेबी चलती है, कोई भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, आपकी जगह जो भी ऑनलाइन सिस्टम को हैक कर लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम को हैक करके आपकी जगह कोई एग्ज़ाम देने बैठ जाता है, आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर देता है। मान लो आप ऑनलाइन चैट कर रहे हो या ऑनलाइन वीडियो कॉल चैट में आपकी बात चल रही है, कोई भी आकर उसमें घुस जाता है। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए, ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर फाइंड आउट किया है। फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर फाइंड आउट किया है। और ये फाइंड आउट किसने किया है दोस्तों? पता किसने लगाया, विकसित किसने किया है? ये किया है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा? रोपड़ कौन सा दोस्तों? रोपड़। जो कहाँ स्थित है? ये है पंजाब में। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में। IIT रोपड़ के द्वारा ये फेक बस्टर नामक डिटेक्टर क्या किया गया है? विकसित किया गया है, जो आपकी ऑनलाइन फरेबी होगी उसको ये रोकने में सहायता करेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं इसी के बारे में। और ये है दोस्तों ये है दोस्तों आपके सामने IIT रोपड़, जो आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, जो कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये स्थित है पंजाब में। और ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ है। इसका ध्येय वाक्य, जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? धियो योना प्रचोदयात। क्या नाम है इसका? धियो योना प्रचोदया, जो कि किस भाषा में है? ये भाषा में दोस्तों संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है। तो IIT रोपड़ के द्वारा अभी हाल में जो फेक बस्टर होते हैं, ऑनलाइन जो फरेबी होती है, इसी को रोकने के लिए ये विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले देख लो आप, जैसे कोई फेक न्यूज हुई है, इनको रोकने के लिए ये विकसित किया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। और आज का जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, 16 मई 2021 को किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, कौन सा पदक दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक
प्रतिष्ठित जो सम्मान है वो दिए जाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित जो सम्मान है वो दिए जाने की घोषणा की है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। और ये कौन है दोस्तों? ये है भारत के शिक्षा मंत्री। ये भारत के क्या है? शिक्षा मंत्री है। ये भारत के वर्तमान के शिक्षा मंत्री है। कौन? रमेश पोखरियाल निशंक। जो कौन थे? पहले भारत का शिक्षा मंत्री नहीं होता था, पहले होता था मानव संसाधन मंत्री। और मानव संसाधन जो मंत्री है अभी हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति आई है। और इसी नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक जो है इनको मानव संसाधन विकास मंत्री से बदलकर क्या बना दिया है? शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। मानव संसाधन मंत्री से बनाकर क्या बना दिया है? इनको बना दिया है दोस्तों शिक्षा मंत्री। और ये इनको अभी हाल ही में जो दिया गया सम्मान है, एक दिया गया है दोस्तों इनको साहित्य के क्षेत्र में साहित्य गौरव सम्मान इनको दिया गया है। और ये किसके द्वारा दिया गया है साहित्य गौरव सम्मान? तो ये दोस्तों साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। और ये कनाडा अभी हाल ही में कनाडा सिंगल जो क्या नाम फाइजर वैक्सीन है, उस फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने वाला पहला देश था विश्व का। फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने वाले जो किशोर थे दोस्तों, उन किशोरों को ये लगाने वाला पहला देश बन गया था। तो हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रतिष्ठित सम्मान जो किसके द्वारा किसको मिला है? तो ये मिला है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है भारत के। और इनको रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान भी मिला है कनाडा के द्वारा। और ये जो मानव संसाधन मंत्री थे, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई किसके द्वारा? कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो क्या है वर्तमान के शिक्षा मंत्री है। आगे बात करते हैं। और ये रहे दोस्तों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भारत के नए शिक्षा मंत्री है। और इनको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार मिला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक पुरस्कार दिए जाने की घोषणा कर दी है। और ये सम्मान विश्वव्यापी महर्षि संगठन और उसके विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम करते हैं बात। और ये क्यों दिया गया है? इनको उनके लेखन सामाजिक और शानदार सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा में इनको ये सम्मान दिया जा रहा है। आगे बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये बात करते हैं हम पूर्व रक्षा राज्य मंत्री वो भाजपा के किस वरिष्ठ नेता का लंबी बीमारी के कारण 18 मई 2021 को क्या हो गया? इनका निधन हो गया। और ये कहाँ के थे दोस्तों? ये थे जम्मू कश्मीर के। ये थे कहाँ के? जम्मू कश्मीर के थे। ये कहाँ के थे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के। और इनका भी हाल ही में 18 मई 2021 को निधन हो गया। तो ये बात करते हैं चमनलाल गुप्ता। इनका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चमनलाल गुप्ता, जो क्या थे? पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और इनके जो जन्म की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1934 को इनका जन्म हुआ था। और 1972 में ये पहली बार जम्मू कश्मीर के विधानसभा सदस्य बन गए थे। विधानसभा सदस्य बन गए थे। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में, जो कि ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है और बीजेपी के ये अध्यक्ष भी रहते हैं। बीजेपी के ये अध्यक्ष भी रहते, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। बीजेपी के ये अध्यक्ष भी रहते जम्मू कश्मीर के। और 2008 से 2014 तक ये 2008 से 2014 तक ये विधानसभा के वहाँ के सदस्य भी बने हुए थे। तो अभी हाल में पूर्व रक्षा राज्य मंत्री, और ये रक्षा राज्य मंत्री भी थे। और ये पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। जम्मू कश्मीर के
बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। इनका जन्म की हम बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1934 को, और 1972 में पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये सदस्य बने हुए थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सेशन समझ में आ रहा होगा। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों भीड़ हमेशा सही रास्ते में चल रही हो। आपको हमेशा विश्वास रखना है कि जिससे आप पढ़ रहे हो उससे अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो, अच्छी बुक से आप पढ़ो, अच्छे नोट्स आप बनाओ, और उम्मीद करता हूँ आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप एक शेर की दहाड़ की तरह दौड़ो। और बात करते हैं कि आने वाला जो लक्ष्य रहे आपका, उसको प्राप्त करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और बात करते हैं हम आगे इसी के बारे में। तो ये दोस्तों चमनलाल गुप्ता जो जम्मू कश्मीर के थे, जिनका अभी हाल ही में 18 मई को निधन हो चुका है। बात करते हैं आगे, ये रहा जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और ये रहा दोस्तों भारत के मैप में बात करते हैं, ये रहा जम्मू कश्मीर और इसकी राजधानी थी श्रीनगर। क्या राजधानी थी? तो श्रीनगर, श्रीनगर इसकी राजधानी। और ये जम्मू कश्मीर है जो कि हमारे भारत के नक्शे में कहाँ पर स्थित है? ये भारत का नक्शा है, ये उत्तर में स्थित है। और इधर है, ये बात करते हैं तो ये कौन है दोस्तों? इधर है नल्ला साहब, नल्ला बात करते हैं तो कौन है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत की सीमा है। और ये रहा दोस्तों जम्मू कश्मीर का मैप, जम्मू कश्मीर का ये आपके सामने मैप है, मानचित्र है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है और ये इन्हीं के थे दोस्तों कौन? चमनलाल गुप्ता, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। बात करते हैं इसी के बारे में, तो इनके बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको और डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। तो चमनलाल गुप्ता जी का निधन हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री चमनलाल गुप्ता थे। इनका निधन 18 मई 2021 को हो गया, ठीक है। इनका जन्म 13 अप्रैल 1934 को हुआ था और वे पहली बार साल 1974 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बने थे और 2008 से 2014 तक भी विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। और 2 बार जम्मू कश्मीर के ये क्या रहे दोस्तों? ये 2 बार जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रहे हैं। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक फंगस महामारी कोविड-19 के कारण जो अभी हाल ही में चली हुई है। आपको पता है कि कोविड-19 महामारी में आप को बहुत दिक्कत हो रही है। किस चीज़ की दिक्कत हो रही है दोस्तों? कोविड-19 महामारी में सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करनी पड़ रही है, ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है। और उसी ऑक्सीजन सप्लाई के कारण कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, जो एक कवच के द्वारा फैल रही है और ये सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है दोस्तों आँखों को। तो कौन सी बीमारी है? म्यूकरमाइकोसिस। हाल ही में किस राज्य ने म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? तो जो म्यूकरमाइकोसिस है, जिसको बोला जाता है ब्लैक फंगस, क्या बोला जाता है इनको दोस्तों? ब्लैक फंगस। और इसको क्या कर दिया है? महामारी घोषित कर दिया है। तो ये घोषित किसने किया है? राजस्थान और हरियाणा ने। ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। राजस्थान और हरियाणा ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। और सबसे ज़्यादा ये किसको प्रभावित कर रही है? ये प्रभावित कर रही है दोस्तों आँखों को। आँखों को ये क्या करती है? प्रभावित करती है। आँखों को ये क्या करती है दोस्तों? प्रभावित करती है। हम बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की। आगे चलते हैं और राजस्थान हरियाणा की बात करते हैं। मैप के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि राजस्थान और हरियाणा की स्थिति क्या है इंडिया के मैप में। तो दोस्तों ये रहा राजस्थान, ठीक है, और ये रहा हरियाणा। राजस्थान की राजधानी जयपुर, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा आप दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये रहा दोस्तों हरियाणा और ये रहा दोस्तों राजस्थान। इन दोनों ने अभी हाल में ब्लैक फंगस को क्या कर दिया दोस्तों? ब्लैक फंगस को इन्होंने कर दिया है महामारी घोषित कर दिया है, ठीक है। हम बात करते हैं राजस्थान और हरियाणा की थोड़ी सी डिटेल्स में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान और हरियाणा की लोकसभा और राज्यसभा की हम बात करेंगे और सीटों की भी इनकी बात करेंगे। हम बात करते हैं पहले राजस्थान की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? राजस्थान की। राजस्थान की मानचित्र में मैंने आपको स्थिति बता दी है। राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर, सबसे बड़ा शहर जयपुर। जनसंख्या लगभग इसकी राजस्थान की 6.86 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की, ठीक है। इसका घनत्व हो गया 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 पर किलोमीटर। क्षेत्रफल हो गया 3,42,239 3,42,239
वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पे जो राजभाषा बोली जाती है हिंदी, मुख्य भाषा राजस्थानी। बात करते हैं इसकी गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। यहाँ के विधानमंडल की बात करते हैं तो एक सदन है, मतलब विधानसभा ही है, विधान परिषद यहाँ पर नहीं है। और हम बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा में कितनी सीटें है 200, और राज्यसभा में कितने 10, और जो लोकसभा की सीट है वो 25 है। और जो लोकसभा के अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के कोटा जिले से वो संबंधित है और कोटा जिले से वो सांसद है। बात करते हैं उच्च न्यायालय कहाँ है राजस्थान का, तो उच्च न्यायालय दोस्तों जोधपुर में। कहाँ है, जोधपुर में उच्च न्यायालय। ये दोस्तों राजस्थान के बारे में जानकारी। और आपसे राजस्थान स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है तो इसमें से पूछ लिया जाता है कभी कभी जनसंख्या, क्षेत्रफल, इसके बाद में आपको जनसंख्या घनत्व और आपकी लोकसभा राज्यसभा की जो सीटें है ये आपके एसएससी, रेलवे, बैंक एग्जाम में कभी कभार हमेशा पूछी जा सकती है। हमेशा बात करते हैं और आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे हरियाणा के बारे में। और हरियाणा की बात बताऊं तो हरियाणा की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी। कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। लार्जेस्ट जो सिटी है ये है हरियाणा में, कौन सी है, फरीदाबाद। फरीदाबाद जो कि लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है हरियाणा में, 22 है। और राजस्थान में कितने, तो राजस्थान में दोस्तों 33। हम बात करेंगे गवर्नमेंट बॉडी हरियाणा की, तो यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन गवर्नर है, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के क्या है, गवर्नर है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जो यहाँ के क्या है दोस्तों, सीएम है, ठीक है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ की जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें की हम बात करते हैं तो वो सीट है दोस्तों, एक सेकंड, लोकसभा राज्यसभा की सीटों की हम बात करने वाले हैं, कहाँ की, हरियाणा की। तो हरियाणा की लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं। एक सेकंड दोस्तों, तो हम बात करने वाले हैं आज का, ये रहा दोस्तों, तो यहाँ की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत सिंह चौटाला जी है। लेजिस्लेशन यूनिकॉर्पोरेशन जो यहाँ की जो है वो 90 सीटें यहाँ पे जो है 90 सीटें है किसकी, विधानसभा की। राज्यसभा की हम बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटें कितनी है, 5 सीटें। लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 10 सीटें। लोकसभा की कितनी है, 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की कितनी है, 90 सीटें। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और आइए चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो बताना चाहूँगा। 19 मई 2021 को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवाती तूफान एस के आने की चेतावनी दी है। इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो अभी हाल में दोस्तों कौन सा तूफान आने वाला है, ये तूफान आने वाला है यस। और ये यस जो तूफान आने वाला है तो इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे 2021 का जो तूफान अभी आया हुआ है, और इस तूफान का नाम है ताऊते। क्या नाम है दोस्तों, ताऊते। इस तूफान का नाम क्या है, ताऊते। और ये कहाँ पर आया हुआ है, ये आया हुआ है दोस्तों अरब सागर से। कहाँ से आ रहा है ये, अरब सागर से ये आ रहा है दोस्तों तूफान, अरब सागर से। अब बात करते हैं कि ये नामकरण, इसकी बात करते हैं तो ये नामकरण कैसे आया दोस्तों, ताऊते का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो विश्व का मौसम विज्ञान है वो तो है दोस्तों वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। और भारत की हम बात करते हैं तो भारत का है इंडिया
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये भारत का है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये जो संगठन है दोस्तों, ये जो संगठन है ये अरब देश हिंद महासागर से, हिंद महासागर के तहत किया गया है, बनाया गया है। और इस जो देश इस संगठन की बात करते हैं तो इसमें 13 देश शामिल है। किसमें? हिंद महासागर में इसमें 13 देश शामिल है। जो बारी बारी में कोई भी तूफान आता है या तो बंगाल की खाड़ी से, कहाँ से, या तो बंगाल की खाड़ी से या फिर अरब सागर से, या फिर अरब सागर से, जो भी तूफान आते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से, इनका नामकरण किया जाता है इन 13 देशों के द्वारा। और हम बात करते हैं ताउते की। तो दोस्तों अभी हाल में ताउते अरब सागर से भारत की ओर बढ़ा है। ये अक्सर जो तूफान है, ये जो अरब सागर से आने वाले तूफान है, ये कहाँ तक मुड़ते हैं? ये मुड़ते हैं यमन और ओमान की तरफ। लेकिन इस बार ये तूफान मुड़ा है कहाँ पर? भारत की तरफ। और बंगाल की खाड़ी से जो तूफान आ रहा है, ये वो भी किस तरफ आ रहा है? भारत की तरफ से आ रहा है। प्रकृति अलग से IPL खेलने में मजा ले रही है। ठीक है, इंडिया वालों का IPL बंद कर रखा है और प्रकृति ने IPL स्टार्ट कर दिया। और इंडिया पर आ रहा है कोरोना महामारी, इधर से ताउते तूफान, फिर ये तूफान। देखो दोस्तों प्रकृति क्या क्या नज़ारे दिखा रही है। बात करते हैं हम 13 देशों का ये संगठन है बंगाल की खाड़ी से, जो कि हिंद महासागर में आता है। और राजस्थान की हम बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में कौन सा तूफान आता है? तो राजस्थान में आपका जो राजस्थान का चक्रवात है ना, उसे बोला जाता है बुलबुलिया। जानते हो आप? बबुलिया, जो कि राजस्थान का चक्रवात बोला जाता है उसे। छोटा सा गांव में देखा होगा आपने, रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन सा आता है? बबुलिया। अब जो सिटी वाले लोग होंगे वो पूछेंगे दोस्तों हमारे क्षेत्र में तो आता ही नहीं है, तुम लोगों ने तो कंक्रीट का जाल बिछा रखा है, पक्की सड़कें बना रखी है, कहाँ से आपके घर आपके जो शहर में कहाँ से आएगा ये? तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये ग्रामीण इलाकों में ही देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, हम बात करते हैं जो ताउते तूफान आ रहा है अरब सागर से, ये बनता कैसे है? तो ताउते तूफान की हम बात करते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा सा। और जो इसका नाम दिया है, ये इसके आने की जो संभावना और इसका नाम दिया है दोस्तों, तो ये नामकरण दिया गया है थाईलैंड के देश के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड देश के द्वारा ये दिया गया। और ये थाईलैंड देश के द्वारा ठीक है, किसने दिया है ये इस नाम? तो ये दिया है दोस्तों, एक सेकेंड, ये दिया गया है दोस्तों किसके द्वारा? ओमान देश के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान देश के द्वारा ये दिया गया है। और ओमान देश के द्वारा क्या नाम दिया गया? यस नाम दिया गया है, यस नाम दिया गया। और ये यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है निराशा। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है निराशा। और ताउते का मतलब बताया मैंने, कौन सी? ताउते का बात करेंगे थोड़ी सी आगे डिटेल में। ये हो गई ये इसकी जो किसके द्वारा नामकरण किया गया है, ये दोस्तों, ये बात करेंगे हम अब ताउते की। अब ताउते की हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों अरब सागर, ये है अरब सागर। और ये अरब सागर से उठकर कहाँ आ रहा है? तो ये आ रहा है दोस्तों इंडिया में। और इंडिया का जो क्षेत्र की हम बात करते हैं तो ये दोस्तों, ये गुजरात और ये राजस्थान, इसमें ये जाकर टकरा रहा है। गुजरात के क्षेत्रों से, राजस्थान के क्षेत्रों से ये आता है अरब सागर की तरफ से, और ये से आकर इंडिया में प्रवेश कर रहा था। लेकिन ये अक्सर देखा जाता है कि प्रवेश कहाँ पर करता था? तो ये ओमान, जो मस्कट ओमान है, ये मस्कट ओमान, ये जो देश है, इनमें ये प्रवेश करता था अरब सागर से आने वाले चक्रवात। लेकिन ये अभी कहाँ प्रवेश कर रहा है? ये प्रवेश कर रहा है इंडिया में। और इधर ये बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी से कौन सा आ रहा है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से आ रहा है यस तूफान, जिसका नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। बात करते हैं ताउते की। ताउते की हम करते हैं बात। और ताउते जो चक्रवात बन रहा है, ये चक्रवात बनता क्या है? तो चक्रवात बनते हैं दोस्तों निम्न वायुदाब के कारण। किसके कारण बनते हैं? निम्न वायुदाब के कारण ये चक्रवात बनते हैं। निम्न वायुदाब के कारण ये चक्रवात बनते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मान लो ये कोई एक क्षेत्र है और ये दूसरा क्षेत्र है, ये कोई दूसरा क्षेत्र है। हम बात करेंगे एक क्षेत्र में, यहाँ पर हो गया दोस्तों वायुदाब कम। क्या हो गया? वायुदाब कम। और यहाँ पे दूसरा जो क्षेत्र है, इसके बाहरी क्षेत्र, इसमें चल रही है जो यहाँ की हवाएं होगी, वो हवाएं क्या होगी? निम्न वायुदाब की ओर, जहाँ पर वायुदाब नहीं है इधर आने की कोशिश करेगी। ठीक है, और ये वायुदाब इधर आने की कोशिश करेगी तो आपने सुनी होगी एक आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होती है। हम बात करते हैं ये इस तरफ आने की कोशिश करेगी और निम्न वायुदाब होगा तो तापमान आयत होगा, तापमान क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसमें लगेगा दोस्तों कौन सा बल? ये घूमेगा चक्रवात एंटी
क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज किसके कारण, जैसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज किस कारण से घूमेगा, तो ये घूमेगा दोस्तों किसके कारण, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण। इस किसके कारण घूमता है, कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल के कारण ये घूमती है हवाएं, ठीक है। तो चक्रवात किसके कारण होता है, निम्न वायुदाब के कारण होता है। मैंने आपको बताया ताउते तूफान किस अरब सागर से आ रहा है, इंडिया की तरफ से, बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, यस। और ताउते जो नामकरण किया गया दोस्तों, ये किया गया गेस्को नामक एक छिपकली है। क्या नाम है, गेस्को नामक एक छिपकली है। क्या नाम है दोस्तों, गेस्को नामक एक छिपकली है। इसके आधार पर ये नाम दिया गया है। और ये जो गेस्को नामक छिपकली, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा बोलने वाली ये छिपकली है। और किसके द्वारा दिया गया, तो नामकरण दिया गया दोस्तों बर्मा के द्वारा। बर्मा का मतलब समझते हो आप, बर्मा का मतलब क्या होता है, म्यांमार। क्या होता है दोस्तों, बर्मा या म्यांमार। और जो बर्मा या म्यांमार है, इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इसमें बोली जाती है बर्मी भाषा। कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों, बर्मी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो ये ताउते तूफान के बारे में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी। इसके अलावा जो ताउते तूफान ने जो हंगामा मचाया भारत में, वो हंगामा के डिटेल्स में आपको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों देखिए कैसे घर वगैरह उजड़ गए, ये देखो इनका घर, ये कैसे तूफान आ रहा है, ये तूफान है, ये ताउते तूफान है। ये कैसे दोस्तों इसने हड़कंप मचाया है, कैसे इसने उजाड़ दिया है। ये ताउते तूफान ये ऐसे बन रहा है, जो आपको चित्र के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये दोस्तों भारत का मैप, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि चक्रवात बनता कैसे है, कौन सा बल लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, और कौन कौन सा तूफान के हम आए हुए हैं। तो इसके पहले जो आया हुआ था दोस्तों तूफान निसर्ग अम्फान वायु, ठीक है, मेकाओ, जो कि अरब सागर से उठे थे। इसके अलावा निसर्ग था, जो जिसका नामकरण किसने दिया था, तो निसर्ग का नामकरण दिया था दोस्तों, जो कि 2020 में आया था। और इसका नामकरण किसने दिया था, ये दिया था बांग्लादेश ने। किसने दिया था दोस्तों, नामकरण बांग्लादेश ने दिया था, किसका, निसर्ग चक्रवात का। और जो अम्फान था, वो अम्फान का नामकरण किसने दिया था, जो अम्फान था दोस्तों, ये अम्फान का नाम दिया था थाईलैंड ने। किसने दिया था, थाईलैंड ने इसका नामकरण दिया था, जो कि कहाँ से आया था, बंगाल की खाड़ी से आया था। बंगाल की खाड़ी से ये तूफान आया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपने नोट भी की होगी। और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में से इनके द्वारा, जो ताउते और यस चक्रवात अभी हाल ही में भारत के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ख्वाहिश भले ही छोटी सी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी सा होना चाहिए। उम्मीद रखो कि आप है ना अपना मेहनत करते रहो, जुनून पैदा करते रहो और संघर्ष करते रहो, साथ ही एक ना एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। यूँ निराश ना होकर बैठो, मंजिल की सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करना ज़रूरी है। हम बात करेंगे आगे और चलेंगे नेक्स्ट, और इसी में बात करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो साइक्लोन अम्फान है, और जो साइक्लोन अम्फान है, मैं ताउते की बात बताता हूँ। तो ताउते आ रहा है दोस्तों 175 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से। और ये जो साइक्लोन अम्फान है, साइक्लोन अम्फान की मैंने बात की था, जो थाईलैंड के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और जो ये कहाँ से आया था, ये आया था दोस्तों बंगाल की खाड़ी से, जो आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक ये टकराया था। ये वेस्ट बंगाल कोलकाता से इधर दिखा होगा आपको, ये पूरी डिटेल्स में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। ये साइक्लोन स्ट्रॉम तो जो था 60 से 70 किलोमीटर पर हावर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। इधर बात करते हैं जो साइक्लोन फैनी आया था, जो साइक्लोन फैनी आया था, जो कि कहाँ से आया था, ये भी बे ऑफ बंगाल से आया था, बे ऑफ बंगाल से आया था। और जिसका बात करते हैं तो ये एक्सट्रोम जो साइक्लोन स्ट्रोम होती है वो हाईएस्ट होती है 170 से 180 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। 165 से 175, जो कि अभी ताउते 165 से 175 की कैटेगरी में रखा गया है। और जिसकी स्पीड थी 175 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये दोस्तों आपको डिटेल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आया था। ये था दोस्तों कौन सा, ये दोस्तों था फैनी चक्रवात, ये था अम्फान चक्रवात, ठीक है। आगे चलते साथियों और बात करते हैं इसकी साइक्लोन जो फैनी है। ये फैनी ऐसे बना था, और ये फैनी बना था जिसमें जो 150 मीटर
पर आवर 120 मीटर पर आवर इसकी हवाएं थी। और ये जो बन रहा है अभी हाल ही में, ये बन रहा है दोस्तों, तो ये बन रहा है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तो ये रहा, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ये सब चक्रवात की कंडीशन को दिखाते हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और आज का क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट, लाइक, शेयर करते रहिए। जुनून आपका बना रहना चाहिए मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ मेहनत करता रहूँगा। आगे बात करते हैं और 6 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधान परिषद के गठन का निर्णय लिया है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन है। और बात करते हैं अभी हाल ही में विधान परिषद की गठन की निर्णय का घोषणा कर दी है। किसने कर दी है दोस्तों? दीदी के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो पश्चिम बंगाल के द्वारा ये घोषणा कर दी है कि हमें भी विधान परिषद चाहिए। लेकिन जो विधान परिषद क्या पहले इसमें नहीं थी? पहले थी दोस्तों। कब थी? 1935 में थी, 1935 में थी। और ख़त्म कब हुई थी? तो 1969 में यहाँ पर विधान परिषद बंद कर दी गई। और यहाँ पर अभी है विधान सभा। और विधानसभा की यहाँ पे बात करते हैं तो कितनी सीटें हैं? 294 सीटें हैं किसकी? विधानसभा की। और बात करते हैं तो अभी हाल ही में ममता बनर्जी सीएम बन गई है। कहाँ की? विधानसभा की सीएम बन गई है पश्चिम बंगाल में। और जो सीएम बन गई है, इनकी जो सरकार बनी है वो मेजोरिटी के साथ बनी है। किसके साथ बनी है दोस्तों? मेजोरिटी के साथ बनी है। और यहाँ पर जो चुनाव हुए थे वो हुए थे 292 सीट में, और जो 2 सीटें थी वो मनोनीत के लिए छोड़ दी गई थी। तो 292 सीटों में इन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया। और बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें थी? तो 148 सीट थी बहुमत प्राप्त करने के लिए। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या राजधानी है दोस्तों पश्चिम बंगाल की? तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है दोस्तों कोलकाता। हम बात करते हैं इसी विधान परिषद और विधानसभा की कि विधान परिषद विधानसभा का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो उल्लेख किया गया है दोस्तों आर्टिकल 169 में 169 में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो विधान परिषद बनती है, तो विधान परिषद कैसे बनती है दोस्तों? तो विधान परिषद की हम बात करते हैं, जैसे भी कोई भी राज्य है और विधान परिषद की हम बात करते हैं तो मिनिमम कितनी सीट होनी चाहिए? 40 सीट विधान परिषद में होनी चाहिए। बात करेंगे डिटेल से आगे विधान परिषद में क्या क्या होता है, कितनी उम्र होती है, एज कितनी होती है, कितने स्थायी सदस्य होते हैं, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन हम बात करना चाहूँगा कि विधान परिषद कैसे बनती है। जैसे कोई भी राज्य है और राज्य में हो गए चुनाव, और चुनाव होने के बाद में बन गई मेजोरिटी वाली सरकार, जैसे कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिला तो दोस्तों जो क्या नाम है, क्या मेजोरिटी जो सीट मिल गई, और मेजोरिटी सीट मिलने के बाद में क्या बोला गया कि हम बनाना चाहते हैं विधान परिषद। तो सबसे पहले तो मेजोरिटी की सीट होनी चाहिए, पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि मेजोरिटी की आपके पास सीट होनी चाहिए। और आप अगर आपकी विधानसभा में पारित करते हो और एक कानून लाते हो कि हमें विधान परिषद चाहिए, तो वहाँ के सदस्यों द्वारा ये बहुमत के द्वारा पास होनी चाहिए। और पास होकर कहाँ जाएगी? ये जाएगी राज्यपाल के पास। राज्यपाल दे देता है इसको मंजूरी। ठीक है दोस्तों, यदि दे देता है राज्यपाल इसको मंजूरी, तो ये जाती है फिर कहां पर? संसद के पास, सांसदों के पास, संसद के पास जाती है। और संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत कैसे, मतलब जैसे इस विधान जो संसद में है लगभग 100 आदमी बैठे हुए हैं, तो 100 आदमी में बैठे हुए इनसे पूछा गया क्या पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनना चाहिए, तो ये बोल देते हैं 100 में से 51 आदमी बोल देते हैं कि यहाँ बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? विधान परिषद बन जाएगी। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ है? 169 आर्टिकल के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे हम बात करने वाले हैं इसी में। और मैं को आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ थोड़ा सा, और स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा दोस्तों स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको, और इसी के बारे में मैं आपके साथ जुड़कर चर्चा करूँगा। रिपब्लिक ऑफ इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा दोस्तों स्टेट्स, और ये है यूनियन टेरिटरीज, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जो कि भारत बटा हुआ है। इसका डिवीज़न किया, इसके डिवीज़न की बात करते हैं किसकी? स्टेट की हम बात करते हैं। तो स्टेट में क्या आ जाते हैं? डिवीज़न, मतलब संभाग आ जाते हैं, और संभाग के बाद क्या आ जाते हैं? जिले आ जाते हैं। ये आ जाता है जिले। और जिलों में हम बात करते हैं, जिलों को डिवाइड करते हैं। तो जिलों को डिवाइड किया दोस्तों ब्लॉक में, ब्लॉक में तहसील जो कि ब्लॉक में आती है।
ठीक है, तहसील और तालुका जो कि ब्लॉक में आते हैं। बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसमें आती है महानगर पालिका, महानगर पालिका। और इसमें बात करते हैं आगे तो म्युनिसिपल नगर पालिका भी इसमें आती है, नगर पालिका। और बात करते हैं नगर पंचायत, तो नगर पंचायत भी किस में आती है, इसी में आती है, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है, तो ये बात की स्टेट यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद डिवीजन, डिवीजन के बाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका और नगर पंचायत। और जो तहसील होती है, इन तहसील को विलेज जो ग्रामीण इलाका होता है उनमें डिवाइड करते हैं, और जो नगर पालिका होती है उनको वार्ड में डिवाइड करते हैं। ये तो था स्ट्रक्चर थोड़ा सा। और आगे बात करते हैं हम विधान परिषद और विधान सभा की। तो दोस्तों ये जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, आप देखना चाहोगे कि आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। बात करते हैं इंडियन लेजिस्लेटर की, तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट जो कि हम बोलते हैं संसद। और संसद में कौन कौन शामिल है, तो संसद में शामिल है दोस्तों राष्ट्रपति, राज्यसभा और है शामिल लोकसभा। बात करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, राज्यसभा को बोला जाता है ऊपरी सदन राज्यसभा को बोला जाता है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, लोअर सदन, मतलब निचला सदन किसको बोला जाता है, लोकसभा को बोला जाता है। ठीक है, और जो इसके व्यक्ति होते हैं इसमें चुने जाते हैं उनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल इनको बोला जाता है। इनकी स्ट्रेंथ मतलब क्षमता की हम बात करते हैं तो इनमें कितनी सीटें हैं, 552 सीट है। और यहाँ की बात करते हैं मैक्सिमम, यहाँ की कितनी सीटें हैं, 250, जिसमें से 238 तो होते हैं डायरेक्ट इलेक्टेड, कितने 238, और 12 जो होते हैं वो 12 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं दोस्तों, कितने 12, किसमें, राज्यसभा में। तो 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं और 238 डायरेक्ट इलेक्टेड किए जाते हैं। और 552 में से बात करते हैं तो 530 होते हैं। ये 530 कहाँ से होते हैं, स्टेट से, मतलब राज्यों से संबंधित होते हैं। और जो 20 होते हैं, और 20 जो होते हैं, ये 20 होते हैं केंद्र शासित। ठीक है, और इसमें भी दो क्या होते हैं, 530 स्टेट से, 20 केंद्र शासित से, और 2 क्या होते हैं, नॉमिनेटेड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, और लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में कितने, 2 सदस्य, कितने दोस्तों, 2 सदस्य। ठीक है, इसके कार्यकाल की हम बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कितना होता है, इसका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 साल का। और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 5 साल का। इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। इसमें जो सदस्य होते हैं उनका 1/3, कितना, 1/3 जो मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में, 1/3 मेंबर होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, किसमें, राज्यसभा में। ठीक है, और इसकी हम बात करते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं इसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और जो इसमें होते हैं उनको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोला जाता है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष आपको पता ही है कि कौन है, ओम बिरला जी, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये थी संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिल रही होगी और आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं स्टेट की। तो स्टेट में होते हैं दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद। और विधानसभा और विधान परिषद की हम बात करते हैं तो विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद को ही बोला जाता है। काम यहाँ पर जैसे कि सेंट्रल में होता है वैसे स्टेट में होता है। और विधानसभा जो होती है वो तो होता है निचला सदन, विधान परिषद होता है ऊपरी सदन। ठीक है, और जो द्विसदनात्मक और एकल सदनात्मक ये व्यवस्था होती है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था की हम बात करते हैं तो अभी हाल में भारत की 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद और विधानसभा है। और एकल सदनात्मक जो व्यवस्था है वो कितने है, तो भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य। 28 राज्यों में क्या होते हैं, विधानसभा चुनाव। और बात करते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश, कितने, 2 केंद्र शासित प्रदेश, इनमें होते हैं दोस्तों चुनाव। हम बात करते हैं 6, तो 6 के क्या है, जो 6 है, 6 राज्य जो है वो क्या है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब विधान परिषद और कौन सा है, विधानसभा। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और बात करते हैं जो अभी हाल ही में जो विधानसभा है
विधानसभा और विधान परिषद है कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। उन 6 राज्यों की मैं बात करता हूँ। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तो 6 राज्यों के लिए आप ट्रिक नोट कर लीजिए। और ट्रिक है दोस्तों, तू भी मजा कर, तू भी मजा कर। टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है दोस्तों तेलंगाना। क्या है दोस्तों टी का मतलब, तो टी का मतलब है तेलंगाना। यू का मतलब क्या होता है, तो ये का मतलब है दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बी का मतलब क्या हो गया, बिहार, ठीक है। एम का मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। जम्मू कश्मीर में भी थी, और जम्मू कश्मीर में जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद खत्म हो गई, ठीक है। आगे ए का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। ए का मतलब क्या है, आंध्र प्रदेश। और बात करते हैं के का मतलब, तो के कर का मतलब होता है, हो गया दोस्तों कर्नाटक। के का मतलब हो गया कर्नाटक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको नोट करवा रहा हूँ प्रत्येक चीज़ की, कैसे विधान परिषद बनती है, कौन से आर्टिकल्स में है, कैसे कैसे असेंबली होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया, तू भी मजा कर, जिसमें कि शामिल है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जो केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में ये खत्म हो गया, मतलब हटा दी गई है। और मैं बात करना चाहूँगा आपको, तो ये रहा दोस्तों ऊपरी सदन बोला जाता है किसको, विधान परिषद को, विधान परिषद को ऊपरी सदन बोला जाता है। तो अपर हाउस, ठीक है। इसमें भी कितनी क्षमता होनी चाहिए, 1/3 ऑफ असेंबली, या फिर मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 40 सदस्यों की इसकी स्टेज होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 जो होते हैं इसके, वो रिटायरमेंट होते हैं प्रत्येक 2 साल में, और इसका कार्यकाल भी कितना होता है, 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। और विधानसभा के बारे में बात करते हैं तो ये निचला सदन होता है, लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टेज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो क्षमता है विधानसभा की सीटों की वो कितनी है, 500 है। और अभी हाल में वर्तमान में सबसे ज़्यादा विधानसभा की, लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश में। और मिनिमम जो स्ट्रेंथ है उसकी, किसकी बात कर रहे हैं हम, विधानसभा की, मिनिमम कितना होना चाहिए, 60, और ऊपरी जो होने चाहिए वो कितना होना चाहिए, 500 सीट, ठीक है। ये मैंने आपको बात कर ली। इसका कार्यकाल की बात करते हो तो कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 साल का, 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको सबसे बेहतर आपके अलावा कोई भी नहीं जानता है, इसलिए अपने आप से बोलिए, संघर्ष करिए, अपने आप को देखिए, समझिए और प्रयत्न कीजिए समझने का। नोटबुक में आप सब चीज़ें नोट करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है तो ज़बरदस्त धमाकेदार इसको शेयर कर दीजिए। हम चलते हैं, बात करते हैं इसी में ही, और बात करते हैं दोस्तों इसी में, तो बात करते हैं, ये मैंने गवर्नमेंट की बॉडी बताई है आपको। गवर्नमेंट की बॉडी ये कैसे होती है, लेजिस्लेटिव, विधान परिषद और विधानसभा। लेजिस्लेटिव, विधान परिषद, विधानसभा, ठीक है। एग्जीक्यूटिव, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और मिनिस्टर के बाद, और ये होता है, ये होते हैं, और एक होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ऑर्डर जज द हाई कोर्ट। ये इसका फ्लो चार्ट है, जो मैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको बता ही दिया अभी हाल ही में। लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसमें राज्यसभा अपर हाउस, लोकसभा लोअर हाउस, और इसका कार्यकाल जो 1/3 है, जो एवरी 2 ईयर में रिटायरमेंट लेते हैं, ठीक है। और इसका 5 का कार्यकाल, 543 मेंबर इसमें क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। 2 एंग्लो इंडियन इलेक्टेड बाय ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट। और इसकी बात कर लिए 238, और 238 12 आदमी नॉमिनेटेड। और इसमें जो स्पीकर होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, वो है दोस्तों वेंकैया नायडू, जिनको बोला जाता है राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलते हैं हम आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन से बताने के पहले मैं बताना चाहूँगा, ये है ममता दीदी, जिन्होंने मांग की है किसकी, विधान परिषद की। और ये इंडिया, ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। वेस्ट बंगाल की मैंने आपको बता दिया कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और ये है दोस्तों वेस्ट बंगाल का, यहाँ पर स्थित है कोलकाता। ये है दोस्तों ममता दीदी, ममता बनर्जी, जिन्होंने अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लिया है मेजोरिटी के साथ।
ये आपको दिखाई दे रही होगी वेस्ट बंगाल की सीमा जो बांग्लादेश से इधर, ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये क्वेश्चन है दोस्तों एक कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 की हम डेली बात कर रहे हैं, और कोविड-19 महामारी के चलते हुए बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमी में भी फर्क पड़ रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन कौन सी भारतीय कंपनी करेगी? कौन सी जॉनसन एंड जॉनसन जो वैक्सीन है कोविड-19 महामारी के लिए, अभी हाल ही में भारत की कोई कंपनी ने इसका ऑर्डर लेने और वैक्सीन उत्पादन करने की घोषणा कर दी है। और ये जो भारतीय कंपनी है ये है दोस्तों तेलंगाना की कंपनी। कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तेलंगाना की कंपनी है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई, जो ये की कंपनी है जिसने कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए घोषणा कर दी है। और ये पेरेंट लिया है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, जो कि अमेरिका की है। रजिस्टर करेगी दोस्तों, ये करेगी बायोलॉजिकल ई, जो कि तेलंगाना की कंपनी है। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो दोस्तों ये रहा जॉनसन एंड जॉनसन, और इसमें बोला गया है, मैं न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर आया हूँ आपके सामने। इंडिया बायोलॉजिकल ई टू मैन्युफैक्चर जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन, ये आपको बोला गया है। और मल्टीनेशनल फार्मा जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन अलंग विथ तेलंगाना बेस्ड कौन सी बायोलॉजिकल ई, ठीक है। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी के बारे में, इसी क्वेश्चन में। तो जो बायोलॉजिकल ए कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड सेलिब्रेटिंग लाइफ एवरी डे, ये है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी। और ये किस टाइप की कंपनी है? तो दोस्तों ये है प्राइवेट कंपनी। इसकी स्थापना की बात करें तो ये फाउंडेड हुई थी 1953 में। कब फाउंड आउट हुई थी दोस्तों? 1953 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेड क्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना, जो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इस पर इसका स्थित है हेड क्वार्टर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल ये पार्क द्वारा बोला गया है कोविड-19 की महामारी के लिए कोविड-19 वैक्सीन का ये उत्पादन करने वाली है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, तो ये बात करेंगे इससे पहले भारत की जो दो कंपनियां थी, कौन कौन सी कंपनी थी? एक तो थी कोविशील्ड बना रही थी वैक्सीन, और एक कौन सी बना रही थी? कोवैक्सीन बना रही थी। और कंपनियों की बात करें तो एक तो थी भारत बायोटेक, और ये के दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट, जिनके द्वारा दो वैक्सीन बनाई गई है। विश्व की पहली वैक्सीन की बात करते हैं तो विश्व की पहली वैक्सीन थी दोस्तों जो कि रूस के द्वारा बनाई गई थी, स्पुतनिक वी। और अभी हाल ही में स्पुतनिक वी की जो ये टर्म है, स्पुतनिक वी की जो टर्म है, इसी में घोषणा की है। ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? रूस की। और रूस के द्वारा स्पुतनिक वी बनाई गई थी, विश्व की पहली वैक्सीन थी। और स्पुतनिक जो लाइट आ रही है वैक्सीन, ये वैक्सीन आएगी दोस्तों सिंगल डोज में। किस में आएगी? ये सिंगल डोज में। और जो भी अभी हाल ही में जो भी वैक्सीन लगाई जा रही है इंडिया में, ये आ रही है दोस्तों डबल डोज में। कितने डोज में आ रही है? डबल डोज में। और अभी हाल ही में बात की थी अपन ने, तो जो कोविशील्ड थी, इस कोविशील्ड को 84 दिनों के अंदर, 84 दिनों के बाद दूसरा डोज लगना चाहिए। लगभग 12 से 16 सप्ताह के बाद कोविशील्ड का दूसरा डोज लगना चाहिए। और बात करते हैं भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन बनाई जा रही है। ये कंपनी है दोस्तों हैदराबाद की कोविशील्ड कहाँ की है? यह है दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की ये कंपनी है, आधार पूनावाला की। आधार पूनावाला को अभी हाल में फॉर्च्यून मैगजीन का टॉप 10 में अवार्ड मिला है 50 महानतम नेताओं की सूची में। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। नोट कर लीजिएगा, नोटबुक कर लेकर बैठिएगा। जो भी आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो उन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आ रहा है तो दोस्तों जुड़े रहे, भागे नहीं, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं तो कि हमारा हाल ही में माली के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? कहाँ के दोस्तों? माली के। माली एक अफ्रीकन देश है। कौन सा? माली देश। और माली देश कौन सा है? ये एक अफ्रीकन देश है। और अफ्रीकन देश है, तो यहाँ के माली के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों मोक्टर ओने को। किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोक्टर
ओवने को, मोक्टर ओवने की। और हम बात करते हैं माली के बारे में, तो माली के बारे में चलते हैं। और दोस्तों ये दिखाई दे रहे होंगे आपको माली के प्रधानमंत्री और माली के राष्ट्रपति। तो माली के प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं मोक्टर ओवाने। कौन है दोस्तों? मोक्टर ओवाने, ये यहाँ के पीएम है। कहाँ के? माली के। और ये दिखाई दे रहे सर, ये है माली के राष्ट्रपति। माली के ये है राष्ट्रपति। और माली के राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो इनका नाम है बाहा नडाव। क्या नाम है? बाहा नडाव। इनका क्या नाम है? बाहा नडाव, जो कि माली के राष्ट्रपति है। और मोक्टर ओवाने जो अभी हाल में इलेक्टेड हुए हैं, इनका नाम है, क्या नाम है? मोक्टर ओवाने। कैपिटल की बात करते हैं तो माली की बामको, BAM, बामको क्या है? इसकी राजधानी है। यहाँ की जो भाषा चलती है वो चलती है दोस्तों फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा चलती है माली में? फ्रेंच भाषा। राजधानी है दोस्तों बामको। राष्ट्रपति है बारनडाव। जो पीएम की बात करते हैं तो मोक्टर ओवाने। और करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर करेंसी चलती है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस। कौन सी करेंसी? वेस्ट अफ्रीकन CFA, ठीक है। और कौन सी? फ्रांस। ये यहाँ की करेंसी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो हमारा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करते हैं माली की। तो माली का मैप आपको दिखाने की कोशिश मैं करूंगा, जो कि आपको डेली में वर्ल्ड मैप लेके आता हूँ, इंडिया का मैप लेकर आता हूँ, स्टेट मैप लेकर आता हूँ। ये समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से सारी चीज़ें समझ में आए। और सारी चीज़ें समझ में आए आप नोटबुक करें। उम्मीद करता हूं मैं अगली कक्षाओं में आप जब भी लेकर बैठो तो आप अपने पास आपका मानचित्र रखिएगा। मानचित्र में आप देख रहे हैं, स्थिति बनाइए कि कैसे मानचित्र में कौन से राज्य, कौन से देश और कौन से जिले की क्या स्थिति रहने वाली है। हम बात करते हैं इसकी किसकी? यह है दोस्तों वर्ल्ड मैप। यह है दोस्तों वर्ल्ड मैप। और वर्ल्ड मैप में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड मैप में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप है। और जो ये माली देश की बात करते तो स्थित है दोस्तों कहाँ पर? ये दिखाई दे रहा होगा आपको अफ्रीका। और इस अफ्रीका में यहाँ पर स्थित है लगभग वेस्ट पे। कहाँ पर? वेस्ट में। पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो ये है दोस्तों माली देश, ठीक है, जिसके पीएम बने हैं मोक्टर ओवाने। ये है दोस्तों आपको अफ्रीका और ये है माली, जो इसको दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर। और बामको इसकी राजधानी है। हम बात करते हैं आइए और चलते हैं। तो माली का जो मोक्टर ओवाने हैं, इनको माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये मैंने आपसे चर्चा कर ली है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए भी प्रतियोगी परीक्षा में किसी न किसी परीक्षा में आपको ये देखने को मिलेगा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, जो 9 नंबर का है। ईरान ने हाल ही में फरजात बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर कर दिया? कौन सी परियोजना दोस्तों? फरजात बी गैस परियोजना। लिखते हैं, बात करते हैं किसकी? फरजात बी गैस परियोजना। और ये परियोजना कहाँ की है? तो ये परियोजना चल रही है दोस्तों ईरान में। कहाँ पर है? ये कंपनी है और ये कंपनी स्टैब्लिश्ड है, स्थापित है कहाँ पर? ईरान पे। जो पर्शियन गल्फ है, उस पर्शियन गल्फ में ये स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? ईरान के बॉर्डर पे स्थित है। और जो ये स्थित है, इसने अभी हाल ही में फरजात बी परियोजना के तहत भारत को इससे बाहर कर दिया। किसको? भारत को इससे बाहर कर दिया। और ये जो फरजात बी गैस परियोजना थी, ये दे दी दोस्तों किसको? पेट्रो पारगिन्स को ये दे दी। किसने दे दी? ये पारगिन्स को ये दे दी कंपनी। किसने? ईरान ने। ईरान के द्वारा इस कंपनी को भेज दिया गया कि बोला गया कि मेरे देश की कंपनी पेट्रो पारगिन्स इसी को आगे विकसित करेगी, इसका संचालन करेगी और भारत को निकाल दे यहाँ से बाहर। तो ये बेटर क्या था दोस्तों? पेट्रो पारगिन्स जो कंपनी है, इस कंपनी ने कितने मिलियन? 1.8 बिलियन डॉलर में ये खरीद ली है। 1.8 बिलियन डॉलर में ये खरीद ली है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो शामिल था भारत, उस भारत का जो था, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों? जो फरजात बी गैस परियोजना थी, इस गैस परियोजना की जो स्थापना की थी, खोज की थी, ये की थी ONGC के द्वारा। किसके द्वारा? ONGC के द्वारा। और ONGC ऑयल इंडिया
और बात करते हैं हम किसकी, ONGC ऑयल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, IOC की, जिसमें कितना हिस्सा था इसका, तो ONGC का 40% शेयर था, इसका 20% शेयर था और इसका 40% शेयर था। कितना शेयर था इसमें, ONGC का 40% था, ऑयल इंडिया का 20% था और IOC का कितना था, 40% इसमें शेयर था। और ONGC 20 से किसे बाहर कर दिया, 12 देश को बाहर कर दिया, जो पर्शियन गल्फ में स्थित है। कौन सी, ONGC गैस परियोजना। और ये किसने खरीद ली, ये खरीद ली पेट्रोपार्गेंस ने। मैं दिखाना चाहूँगा आपको ईरान, और ईरान घुमा के लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा महासागरों की स्थिति, अटलांटिक जो ये हिंद महासागर, और हिंद महासागर में ये रहा दोस्तों इंडिया का मैप, ये है दोस्तों इंडिया का मैप। और इस इंडिया के मैप के द्वारा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ है दोस्तों ईरान। और ये कौन सी स्थिति है, ये जगह है दोस्तों पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, इसी के माध्यम से यहाँ पर जाया जाता है। तो ये इंडिया है, और इंडिया की यहाँ से बात करते हैं तो ये है दोस्तों पर्शियन गल्फ, जो आपको दिखाई दे रहे होगी, ठीक है। और बात करते हैं, ये रहा ईरान, कौन सा, ये रहा ईरान का मैप, ये दोस्तों ईरान का मैप। और ये रहा पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, जिसके माध्यम से ऐसे करके यहाँ पर पहुँचा जाता था। और इसमें ONGC का कितना हिस्सा था, 40%। और ONGC ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थी वो कंपनी, कौन सी, प्रजात गैस फील्ड, प्रजात गैस फील्ड, कौन सी कंपनी, प्रजात गैस फील्ड, जो कि ईरान में स्थित है। और ये दिखाई दे रहा होगा आपको ईरान, फरजान, ये पर्शियन गल्फ, ये इंडिया का मैप। और इंडिया के मैप से यहाँ की स्थिति मैंने आपको अच्छी तरह बता दी, ठीक है। तो ये डिटेल में थोड़ी सी इसकी बात बता देता हूँ मैं, कि भारत को बाहर कर दिया। जो ईरान के पर्शियन गल्फ में मौजूद प्रजात गैस फील्ड है, भारत के हाथों से निकल गई है। और ये क्यों निकली है, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच और चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने भारत को इसमें से बाहर निकाल दिया है, और इसमें भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका देश, कौन सी, स्थानीय कंपनी पेट्रोपार्स, जो पेट्रोपार्स है, कौन सी कंपनी, पेट्रोपार्स, या फिर बोला जाता है इसको पारसीगंज, जिसको इसने बेच दिया 1.8 बिलियन डॉलर में, ठीक है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। और भारत की ONGC विदेश लिमिटेड ने इसकी की थी खोज, और इस ईरान ने इस गैस फील्ड को खुद की विकसित करने का फैसला ले लिया है। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो रहने वाला है सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। सड़क सुरक्षा सप्ताह दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सड़क सुरक्षा सप्ताहों के नियमों की पालना करें। कोविड महामारी अभी चली हुई है, इसी की जो भी निर्देश दिए गए हैं राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा, उनका पालन करें। अपने घर वालों की तरफ देखें, अपने घर वालों के लिए आप ही सब कुछ हो। सरकार के लिए तो आप ही एक संख्या हो, लेकिन आपका जो आपके घर वाले, आपके जो रिश्तेदार हैं, उनके लिए आप एक बहुत कीमती हीरा हो, और बहुत ही आप उनके लिए सब कुछ हो। बात करते हैं हम 10वें नंबर के क्वेश्चन की, जो कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कब मनाया गया। तो 2021 में संयुक्त राष्ट्र अपना छठा, कौन सा, 6 नंबर का, कौन, संयुक्त राष्ट्र जो क्या मना रहा है, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह ये मनाया गया है। और ये किसके बीच मना रहा है, तो ये मना रहा है दोस्तों 17 मई से 23 मई के बीच। कब, 17 मई से 23 मई के बीच में ये मना रहा है। कौन सा, सड़क सुरक्षा सप्ताह, किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और कौन से नंबर का था, 6 नंबर का ये था, 6 नंबर का ये था। बात करते हैं यूएन की, तो यूएन की स्थापना की मैं अक्सर बात करता हूं आपके साथ। यूएन की स्थापना है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। और हेड क्वार्टर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका जवाब देने लग जाओ, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पर स्थित है। ये है दोस्तों रोड सेफ्टी, जो आपको देखना है, जन जन का है यही नारा, सड़क सुरक्षा नियम को अपनाना है, ठीक है। ये आपको फॉलो करना है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और इसकी थीम की हम बात करते हैं, यूएन की बात कर दी है, यूएन का हेड क्वार्टर आपको बताना था, जो अभी तक किसी ने नहीं बताया। बात करते हैं हम, तो बात करते हैं यूएन की, तो यूएन का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में ये स्थित है। और न्यूयॉर्क की मैंने इसकी बात कर ली, मैंने आपके सामने इसकी
कि इसमें कितने सदस्य हैं। इसमें 193 मेंबर स्टेट्स, 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, तो लगभग 195 इसमें स्टेट है। और इसकी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यूएन के द्वारा 2021 में संयुक्त राष्ट्र जो सप्ताह मनाया गया था, सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये 17 मई 23 मई के बीच में छठा सप्ताह मनाया गया। और इसकी थीम क्या रही है, जीवन के लिए सड़कें। इसकी थीम है दोस्तों जीवन के लिए सड़कें, जीवन के लिए सड़कें इसकी थीम है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार दबा कर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। बंटवारा कोई नहीं कर सकता, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें ही मिलेगा। मेहनत करते रहिएगा, आपके द्वारा आपकी जो मेहनत की जा रही है उसका परिणाम आपको ही मिलने वाला है। अगर आप संघर्ष कर रहे हो, रातों को जाग रहे हो और दिन में तप रहे हो, तो आपकी मेहनत का परिणाम भी आपको मिलेगा। जितनी आप मेहनत करोगे उतनी अच्छी सफलता आपको मिलती जाएगी। जितना अच्छा संघर्ष होगा दोस्तों, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। और जितना आप संघर्ष करते जाओगे उतनी अच्छी परीक्षाएं आपके द्वारा पास कर ली जाएगी। स्टार्ट तो आपको करना पड़ेगा, जुनून आपको लाना पड़ेगा। बात करते हैं आगे इसी क्वेश्चन की, तो मैंने आपको बता दिया। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, यूएन के द्वारा आयोजित किया गया था। अगला बात करते हैं क्वेश्चन दिल्ली की, जो कि अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोविड-19 से किसी सदस्यों को खोने वाले हर परिवार के लिए कितने रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। तो ये की है दोस्तों 50,000 रुपये की घोषणा, किसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा घोषणा की गई है। दिल्ली राजधानी की बात करते हैं कि कोविड-19 की महामारी के चलते हुए, जो बच्चे अनाथ हुए, जो परिवार के लोग हुए, वो परिवारों के लोगों को खोने के बाद, तो ये लोगों को खोने के बाद में कितने रुपए की मुआवजा दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है किसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है, और ये दिल्ली के सीएम है। और दिल्ली के गवर्नर की हम बात करते हैं, तो दोस्तों कब दिल्ली के गवर्नर कौन है, दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल जो कि दिल्ली के गवर्नर है। दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी थी, तो दोस्तों आपको इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप देना है, और ये कब बनी थी और किसके कार्यकाल में बनी थी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी की। तो ये दिखाई दे रहे होंगे आपको मफलर मैन, जो कि अरविंद केजरीवाल है, और ये दिखाई दे रहेंगे आपको राज्यपाल। ये सोच रहे हैं कि भैया करता क्या है, तू करता क्या है। ये इनका जो इशारा देखिए दोस्तों, ये देखो इनका इशारा, ये इनकी तरफ बोल रहे हैं कि भैया कर क्या रहा है तू। तो ये मफलर मैन के द्वारा बहुत ज़्यादा संघर्ष किया जा रहा है राजधानी में। अरविंद केजरीवाल, ये अनिल बैजल जो कि दिल्ली के राज्यपाल है। आगे हम बात करते हैं दिल्ली की स्थिति क्या है वर्ल्ड मैप में। तो ये रहा दोस्तों वर्ल्ड मैप की हम बात करते हैं, और ये रहा वर्ल्ड मैप। और इस वर्ल्ड मैप में दिल्ली जो भारत का मैप है, ये रहा दोस्तों भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और ये एशिया महाद्वीप में जो भारत की स्थिति है वो मैंने आपको बताने के बाद ये देखो इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में दिल्ली की पोजीशन ये वाली है। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। तो इस ट्यूशन की हम बात करेंगे और बताएंगे आपको डिटेल में कि ये 50,000 रुपये की घोषणा की है किसके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। और ये मुआवजा किसको दिया जाएगा दोस्तों, तो ये मुआवजा दिया जाएगा कोविड-19 महामारी में परिवार का सदस्य खोने के बाद उन परिवार को दिया जाएगा। प्रत्येक परिवार को 2,500 रुपये की मासिक पेंशन भी दी जाएगी। तो ये मासिक पेंशन द्वारा ही दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा है कि 2,500 उन बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे जो कोविड महामारी के कारण माता पिता को खो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और जिसके द्वारा जो इनके द्वारा बोला गया है कि बच्चों को 25 वर्ष तक, कितने साल तक, 25 वर्ष तक की आयु तक इनको मुफ्त में फ्री में शिक्षा भी दी जाएगी। ये बात की है किसने, अरविंद केजरीवाल ने। आज का बात करते हैं 12वां क्वेश्चन, और आज का 12वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से, कब, 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक रहा, कहाँ होगी, तो पुरुषों के लिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है वो 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कहाँ पर
आयोजित होगी। तो ये होगी दोस्तों कहाँ पर, सर्बिया पर। सर्बिया जो देश है यहाँ पर ये आयोजित की जाएगी। कौन सी, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जो कब होगी, 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी। सर्बिया की स्थिति की बात करते हैं तो वर्ल्ड मैप के द्वारा मैं बताना चाहूँगा आपको सर्बिया की स्थिति। वर्ल्ड मैप है और ये रहा दोस्तों यूरोप महाद्वीप के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा सर्बिया, ये है दोस्तों सर्बिया, ये है दोस्तों सर्बिया। और बात करते हैं सर्बिया, तो ये आपको सर्बिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। ये वर्ल्ड मैप की मैं आपको रोज़ बात करता हूँ। आगे चलते हैं, सर्बिया की जो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो सर्बिया के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर व्यूचिक। क्या नाम है इनका, अलेक्जेंडर जो क्या के सर्बिया के क्या है दोस्तों, ये है राष्ट्रपति, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे चश्मा लगाकर ऐसे करके, आपको चश्मा लगाकर ऐसे करके ये दिखाई दे रहे होंगे, ये सर्बिया के राष्ट्रपति है। और सर्बिया के राष्ट्रपति है दोस्तों, और सर्बिया के द्वारा ही 26 अक्टूबर से चलने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप स्टार्ट की जाएगी। बात करते हैं तो पुरुषों के लिए मुक्केबाजी चैंपियनशिप 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो बेलग्रेड, कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया पर यह आयोजित की जाएगी। आयोजन की देखरेख सर्बिया के राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बताएं अलेक्जेंडर वुसिक करेंगे। अलेक्जेंडर वुसिक क्या करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे, जो क्या है सीनियर आयोजन समिति है LOC के भी ये प्रमुख है। तो मैंने बात कर दी दोस्तों आपके सामने 12 क्वेश्चन की, और हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपके लिए रहने वाला है एग्जाम और चैलेंजेस। आप इस क्वेश्चन का दोस्तों एग्जाम्पल जो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे देता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि आप क्वेश्चन को नोट करें और क्वेश्चन को नोट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको क्लास खत्म होने के बाद में देना है। और क्लास खत्म होने के बाद में इस क्वेश्चन का जवाब देना है, जो कि क्वेश्चन है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ऑफ नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया है, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर या बम्बई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज रहेगा, यह क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज रहेगा। और क्लास खत्म होने के बाद आपको कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। सही समय कभी नहीं आता दोस्तों, बस समय को सही बनाना पड़ता है। और यदि आपने अपनी संघर्ष के साथ समय को सही बना लिया तो आप एक ना एक दिन हासिल कर लोगे, अपनी सफलता को प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आपको जवाब देना है। और बात कर रहे थे हम इस सेशन का, जो कि हमारा सेशन रहता है किस किस के लिए, तो हमारा सेशन रहता है दोस्तों स्पेशल UPSC, RAS, रेलवे, बैंक और RPSC और अदर PCS या RPSC और अदर PCS एंड स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, जो कि श्रीजी क्लासेज कोटा में विकास सर के द्वारा आपको ये पढ़ाई जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जिस आदमी ने ये जिस व्यक्ति ने और जिस छात्र ने ये सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डेली आपको अपडेट मिलती रहेगी इसी चैनल में, जो कि हमारी क्लासेज इसमें चली हुई है। आपको इस क्लासेज में, इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा जो भी आपके आने वाले सभी एग्जाम्स हैं, जो कि राजस्थान या अदर स्टेट से रिलेटेड है, उन सभी के बारे में जानकारी आपको ऐसे रोज़ मिलती रहेगी। और दैनिक समाचार में आपके लिए रोज़ की रोज़ अपडेट लाकर आता रहूँगा, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल।